हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारा पैट के मॉक टेस्ट चल रहे थे और जिसमें हमने 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो टेस्ट होने वाला है वो मॉक टेस्ट नंबर 6 होगा। ठीक है, जिसमें हम काफ़ी अच्छे और बेहद इम्पोर्टेंट और आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं। और इसमें हम एक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि जीएस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये हमें बताना है। तो बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गठन की। तो देखो, इसका जो गठन किया गया था वो 1861 ईस्वी में किया, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, यानी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना उपनिषद है, यानी इनमें से सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो अगर बात करते हैं उपनिषद की, तो उपनिषद की जो कुल संख्या है वो 108 उपनिषद है। ठीक है, 108 उपनिषद है। अच्छा, बात करते हैं सबसे पुराना उपनिषद, तो सबसे पुराना उपनिषद था ईश उपनिषद, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा? तो सबसे बड़ा उपनिषद में याद रखना आपको बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा। और अगर बात करते हैं सबसे छोटा उपनिषद, तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडक्य उपनिषद। ठीक है, मांडक्य उपनिषद। ठीक, इतनी बात याद रखना। अच्छा, इससे एक सवाल और पूछा जाता है कि जो उपनिषद है सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडक्य है। और अगर बात करते हैं हम कि सत्यम शिवम सुंदरम ये जो लिया गया वो किससे लिया गया? वो मांडक्य से लिया गया। और एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, चाणक्य का एक अन्य नाम था, यानी चाणक्य जो था, चाणक्य के कौन कौन से नाम थे? तो चाणक्य के एक तो चाणक्य ही था, इनके अगर नाम की बात करते, एक विष्णुगुप्त इनको कहा जाता था। ठीक है, विष्णुगुप्त। और इनका एक तीसरा नाम था कौटिल्य, तीसरा नाम था कौटिल्य। तो ये इनके नाम थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनका जो एक नाम था वो विष्णुगुप्त था। बात करते ये किसके मतलब मंत्री रहे या किसके गुरु रहे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके गुरु थे। और किससे ये मतलब किस व्यक्ति ने या किस शासक ने इनको अपमानित किया था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, तो घनानंद ने इनको अपमानित करके दरबार से निकाला था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो 1206 से मानी जाती है। ठीक है, और किसने स्टार्ट की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, इसने दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की। और दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कौन सा वंश स्थापित किया? तो गुलाम वंश स्थापित सबसे पहले किया। तो देखो, गुलाम वंश सबसे पहले, गुलाम वंश के बाद खिलजी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और उसके बाद लोधी वंश। और लोधी के बाद इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। और इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा करके मुगल सत्ता की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? यानी संस्कृत में रचित नहीं है। अगर बात करते हैं रत्नावली की, तो रत्नावली संस्कृत में रची हुई है, यानी संस्कृत में लिखी हुई है। अच्छा, बात करते हैं रत्नावली को किसने लिखा? तो रत्नावली को हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हर्षवर्धन की ये कृति है। हर्षवर्धन की कृति के बारे में और बात करते हैं तो इसकी 1-2 कृति आपको और याद रखनी है। जैसे एक तो नागानंद याद रखना आपको, नागानंद। और नागानंद के साथ एक इसकी थी प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन की कृति हैं। ठीक है, और एक रत्नावली, तो ये भी संस्कृत में है। बात करते राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी किसकी है? जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है और ये कल्हड़ के द्वारा लिखी हुई है। मेघदूत की बात करते हैं तो मेघदूत जो है ये भी संस्कृत भाषा में है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी हुई थी। लेकिन बात करते तिरुक्कुरल की, तिरुक्कुरल जो है वो तेलुगु
ये एक तमिल कवि थे जिसका नाम था थिरुक्कुरल, तो उन्होंने अपने नाम पर ही ये कृति लिखी यानी ग्रंथ लिखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखा है, ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था, यानी फ्रंटियर गांधी या इसी को कहते हैं सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आपको याद रखना सीमांत गांधी से के नाम से जाना था खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हीं का एक नाम और है, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया, तो आपको ध्यान रखना 1987 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को, अच्छा यही सवाल आ गया, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इन्हीं को कहा जाता है बादशाह खान। अच्छा, अगर बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इनसे एक बात याद रखना है, इन्होंने 1930 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार संगठन किसने बनाया, तो इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही इसका संगठन बनाया था ये। ठीक है, खुदाई खिदमतगार के नाम से 1930 में, इतनी बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महिला कौन थी जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की कोकिला किसको कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। देखो, इन्होंने एक तो महाकाव्य लिखा कमला, और एक कमला के साथ साथ इन्होंने एक महाकाव्य और लिखा था जिसका नाम था गोमांतक। ठीक है, और ये लिखने वाले कौन थे, तो ये वीडी सावरकर थे, यानी विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ही 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इतनी बात याद रखना। और इन्होंने ये जो महाकाव्य लिखा यानी जेल के दीवारों पर, तो ये काले पानी की इनको जेल हुई थी, कहाँ पर, अंडमान में। ठीक है, तो अंडमान में ये इन्होंने महाकाव्य कमला और गोमांतक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडी विद द लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो आपको सवाल पता होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप का हिस्सा थी, यानी कि जो पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय है ये किसका हिस्सा थी, तो आपको याद रखना ये असम का हिस्सा थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं, एक सवाल बताना है कि ये जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखना आपको, महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है, यानी खासी, गारो और जयंतिया किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है मेघालय में स्थित है। अच्छा, इस खासी से याद रखना, इसी खासी में मानसराम स्थान है जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है यहीं पर। और मेघालय की राजधानी, कई बार पूछा जाता है कि जो शिलांग है वो कहाँ पर है, तो शिलांग भी कहाँ पर है, इसी खासी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो अगर बात करते हमारे प्रायद्वीपीय भारत की, और ये जो भारत है, ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, इन तीन राज्यों में एक पहाड़ी फैली हुई है। कौन कौन से राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। तो टोडा जनजाति कौन सी पहाड़ी में पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा, आपको याद रखना डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, और कपास के साथ साथ गन्ने की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर हरी के बैराज से निकलती है। आपको ध्यान रखना है, हरी के बैराज या हरी का बांध जो है उससे निकलती है इंदिरा गांधी सिंचाई नहर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या था, यानी
2011 की जनगणना अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत लोग थे, ये आपको याद रखना, फैक्चुअल डाटा है। तो 22% जो था इसका सही आंसर होगा, 22%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जिस बाजार में, मतलब ऐसा बाजार जिसमें प्रतिस्पर्धा कम हो। प्रतिस्पर्धा का मतलब होगा कि जहाँ पर मतलब मांग और आपूर्ति के साथ साथ उत्पाद के मूल्यों पर भी उस व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण होता है, यानी कह सकते हो एकाधिकार हो, तो उसको कहा जाता है मोनोपोली। इसका सही आंसर होगा ए, मोनोपोली। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपए के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। यानी 100 रुपए के नोट, देखो जो नए नोट हैं, नए करेंसी के नोट हैं, इनको आपको सबका पता होना चाहिए। 10 रुपए के नोट पर किसकी मूर्ति है, यानी क्या छपा हुआ है, 50 के पे क्या है, 20 के पे क्या है, 100 पे क्या है, 500 और 2000 है ना, इन सब के नोटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी है। देखो ये तो देवनागरी में लिखी हुई है, मतलब ये तो गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है। फिर है, रानी की वाव की आकृति है, तो सही बात है, 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की आकृति बनी हुई है। ठीक है, रानी की वाव जो है गुजरात के पाटन जिले में जो स्थित है रानी की वाव, उसकी आकृति इसमें छपी हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। फिर सी ऑप्शन क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, गवर्नर के हस्ताक्षर इस पे होते हैं। और इसका नोट का रंग जो होता है, 100 रुपए के रंग का नोट भूरा है, तो ये बात भी गलत है। जो रंग है इसका वो भूरा नहीं है। ठीक है, मैजेंटा कलर का कुछ ऐसा होता है इसके 100 रुपए के नोट का रंग। ठीक, तो आपको रंग यह पता होना चाहिए और उस पर किस चीज़ की आकृति छपी है, ये दो बात आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रानी बाव की आकृति उस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। और इसको जो स्थापित किया था, बोर्ड को 1942 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम बाजार दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। मतलब कहने का यह है कि बैंक की वो मिनिमम ब्याज रेट जिस पर या जिससे अधिक पर वह ब्याज ऋण नहीं दे सकता, वह ऋण यानी पैसा नहीं दे सकता, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं आधार दर यानी बेस रेट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेस रेट यानी आधार दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय का मतलब है चौथा भाग किससे संबंधित है। तो भाग 4 में किसके बारे में बताया गया। तो भाग 4 में बताया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, ये डीपीएसपी जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 देखने को मिलता है। ठीक है, डीपीएसपी। अच्छा, अगर भाग 1 की बात करते हैं तो ये एक आर्टिकल 1 से 4 तक है, और जिसमें बताया गया है संघ व उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता बताई है, जो 5 से 11 में है, ये नागरिकता है। और भाग 3 में जो कि 12 से अनुच्छेद 35 तक है, इसमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई, राइट टू एजुकेशन, किस वर्ष लागू हुआ। देखो आरटीई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आरटीई है, ये जो एक्ट आया था, तो इसमें था क्या, ये एक मौलिक अधिकार के रूप में आया था, जिसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये जो अधिनियम आया तो ये अधिनियम लगभग 2009 में पारित किया गया था, और जिसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो इसमें लागू पूछ रहा है, लागू किस वर्ष किया गया, तो 2010 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और इसको शिक्षा के अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए, इसको आर्टिकल 21A के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, यानी रामनाथ कोविंद जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले कौन थे, किस पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रामनाथ कोविंद थे ये बिहार के राज्यपाल थे, और बिहार के राज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, और देन उसके बाद ये राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। ठीक है, कितने सदस्यों को संसद
में नामांकित। अच्छा, एंग्लो इंडियन पूछ रहा है ये, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन को पहली बात तो कहाँ पर नामांकित किया जाता है, तो ये लोकसभा में नामांकित किए जाते हैं, ठीक है। और कौन करते हैं इनको, तो राष्ट्रपति इनको नामांकित करते हैं, ठीक है। और कितने सदस्य, तो एंग्लो इंडियन जो है वो 2 नामांकित किए जाते हैं, ठीक। हालांकि ये अब खत्म कर दिया। अच्छा, अगर बात करते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है, ठीक है, जो कला, साहित्य और विज्ञान आदि क्षेत्रों से होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है खालिस्तान ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया, यानी 2 बार कार्य किसने किया ये हमें बताना है, ठीक है। 2 बार कार्य किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है, तो 1 क्यूसेक जल होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इससे होता क्या है, तो क्यूसेक से पानी के बहाव की इकाई, ये जो क्यूसेक होती, क्यूसेक जो होता है ये पानी के बहाव की इकाई होती है, पानी के बहाव की इकाई, ठीक है। पानी के बहाव की इकाई को कहते हैं क्यूसेक, इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है क्या कहलाता है, तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने वाला जो उपकरण है उसको बोलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है, यानी लेड पीबी, ठीक है। ये तो आसान सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, ठीक है। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, तो आपको पता होना चाहिए बोरॉन जो होता है इसकी जो परमाणु संख्या है वो क्या होती, 31 नहीं, बोरॉन की कितनी होती, बोरॉन की तो लगभग 5, बोरॉन की तो 5 होती है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी गैलियम। परमाणु संख्या 31 जो होती है वो गैलियम की होती है, ठीक है, याद रखना। परमाणु संख्या आप याद कर लेना, लगभग 1 से 30 तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है। गर्भाशय ये मादा जनन का भाग है, गर्भाशय ग्रीव ये भी है, योनि मार्ग ये भी है, यानी शुक्र वाहिनी जो होता है, शुक्र वाहिनी ये एक पुरुष का जनन भाग है, ठीक है, पुरुष का जनन भाग है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और प्लीज़ अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।